हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अगले सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में तंत्र का तंत्र कहते हैं। इस सिस्टम में हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो आइए दोस्तों, नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में तंत्र का तंत्र कहते हैं। तंत्र का तंत्र को बेसिक लेवल पे 2 भाग में बांटा गया है। मस्तिष्क, जिसको ब्रेन कहते हैं, एक मेरुरज्जु, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मस्तिष्क को समझेंगे, अर्थात ब्रेन को समझेंगे। मस्तिष्क की मूल जानकारी, अर्थात सबसे पहले मस्तिष्क की बेसिक जानकारी के बारे में समझेंगे। उसके बाद मस्तिष्क की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। उसके बाद मस्तिष्क को कितने प्रकार में बांटा गया है उसको समझेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मस्तिष्क की मूल जानकारी। तो मस्तिष्क की मूल जानकारी में सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक संग्रहित क्षमता होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क की सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक संग्रहित क्षमता होती है। नंबर 2 फैक्ट इसमें है, व्यक्ति मस्तिष्क को अधिकतम 4% तक उपयोग में लाता है। कोई भी व्यक्ति हो वो अधिक से अधिक 4% तक उपयोग में ला पाता है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हो, IAS IPS जो एग्ज़ाम निकाल देते हैं वो अपने मस्तिष्क का लगभग 4% तक उपयोग करते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि न्यूटन ने 4.5% अपने दिमाग का उपयोग किया था। सोचो स्टूडेंट, 100% मस्तिष्क होता है और 100% मस्तिष्क में सिर्फ 4% नॉर्मल व्यक्ति उपयोग में लाता है। अपने मस्तिष्क को मरने के 7 मिनट बाद तक कार्य करता है। जैसे कि इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके 7 मिनट बाद तक कार्य करता रहता है मस्तिष्क। औसत वजन, दोस्तों मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। इसको पाउंड्स में देखें तो 3 पाउंड्स वजन होता है इंसान के मस्तिष्क का। अगर टोटल बॉडी के हिसाब से देखें तो 2% ऑफ टोटल बॉडी, स्टूडेंट 2% वेट होता है टोटल बॉडी। स्टूडेंट, बॉयज़ में 1450 ग्राम का मस्तिष्क होता है। गर्ल्स अर्थात लड़कियों में 1350 ग्राम का मस्तिष्क होता है और इन दोनों का औसत मिला के 1400 ग्राम का मस्तिष्क होता है। मानव के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम को टिक करना है। अगर आइडेंटिफाई कर दे कि बॉयज़ का मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1450 ग्राम होता है। गर्ल्स अर्थात लड़कियों के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1350 ग्राम होता है। और इन दोनों का औसत पूछे तो 1400 ग्राम। तो आपने स्टूडेंट बुक्स वगैरह में देखा भी होगा कि मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम देते हैं, तो वो 1400 ग्राम औसत वजन होता है। स्टूडेंट, चाइल्ड अर्थात बच्चे के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 300 से 400 ग्राम तक बच्चे के मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं और मस्तिष्क के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। मस्तिष्क सुरक्षित रहता है जिसमें उसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम को खोपड़ी भी कहते हैं। स्टूडेंट, खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। पूछा जाता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। और मस्तिष्क किस में सुरक्षित रहता है? तो क्रेनियम में या खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। खोपड़ी में रक्त कितना होता है? तो स्टूडेंट 1.5 लीटर से 2 लीटर तक खोपड़ी में रक्त होता है। मस्तिष्क की कोशिका को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क की कोशिका को तंत्र का कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे न्यूरॉन कहते हैं। ये कोशिका सबसे कम विभाजित होती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन सभी प्रकार की कोशिकाओं में सबसे कम विभाजित अगर कोशिका किसी की होती है तो मस्तिष्क की कोशिका सबसे कम विभाजित होती हैं, अर्थात न्यूरॉन कोशिका अर्थात तंत्रिका कोशिका सबसे कम विभाजित होती है। और सबसे ज़्यादा विभाजित कौन सी कोशिका होती है? तो सबसे ज़्यादा विभाजित लीवर की कोशिका होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर लीवर को आधा काट दिया जाए तो बहुत ही कम समय में लीवर पूरा बहुत जल्दी ही बन जाएगा। बहुत ही कम समय में लीवर बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, अर्थात पूरा लीवर बन जाएगा। तो पूरा लीवर इसलिए बन जाएगा क्योंकि सबसे अधिक अगर कोशिका किसी की विभाजित होती हैं तो लीवर की कोशिका सबसे अधिक विभाजित होती हैं। और सबसे कम विभाजित कहीं की कोशिका अगर होती हैं तो तंत्रिका तंत्र की होती हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, अर्थात न्यूरॉन कोशिका कहते हैं। ये सबसे कम विभाजित होती हैं। तभी आपने देखा होगा स्टूडेंट, चोट कहीं भी लग जाए जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर दिमाग में लग जाए, मस्तिष्क में लग जाए चोट तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। इसलिए रिकवर नहीं हो पाता है क्योंकि मस्तिष्क में जो चोट लगती है अर्थात वहाँ की जो कोशिका डैमेज होती हैं तो उसके आसपास की कोशिका उसकी भरपाई जल्दी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जल्दी विभाजित नहीं हो पाती हैं मस्तिष्क की कोशिका।
ये कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कोशिका में भी हमने आपको बताया था कि तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की होती है, अर्थात बैक्टीरिया की होती है। और बैक्टीरिया में भी कौन सी बैक्टीरिया की, तो माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्ट्रम की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसी क्रम में बताए थे हम आपको कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका मानव के मस्तिष्क की होती है, अर्थात तंत्र की होती है। मस्तिष्क के ऊपर की संरचना, जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क के ऊपर की संरचना के बारे में भी समझना है। जैसा कि स्टूडेंट ये मस्तिष्क एक प्रकार का बना के दिखाया गया है और इसकी ऊपरी संरचना के बारे में थोड़ा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि स्टूडेंट ये बाहरी लेयर आपको दिख रही होगी, ये जो बाहरी लेयर है ये खोपड़ी होती है और इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को क्रेनियम कहते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है खोपड़ी, क्रेनियम। स्टूडेंट सबसे बाहरी परत जो होती है वो खोपड़ी की होती है और इसी में 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद एक झिल्ली होती है जिसका नाम ड्यूरामीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, पहली झिल्ली जो होती है उसको ड्यूरामीटर कहते हैं। उसके बाद दूसरी झिल्ली होती है उसको आर्किनोइड कहते हैं। उसके बाद तीसरी झिल्ली होती है उसको पायोमीटर कहते हैं। और इन तीनों झिल्लियों को मिलाकर मेनिंजिस बोलते हैं, अर्थात तीनों झिल्लियों को एक साथ मिलाने पर मेनिंजिस बोलते हैं। और इन्हीं तीनों झिल्लियों में से किसी एक झिल्ली या तीनों झिल्ली में बैक्टीरिया लग जाता है तो इन्हीं झिल्लियों को नुकसान पहुंचाता है, जिसको मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। और मेनिंजाइटिस रोग होता क्या है, तो मस्तिष्क में जो झिल्लियाँ होती हैं ड्यूरामीटर, आर्किनोइड, पायोमीटर, इन झिल्लियों को बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाने लगता है, क्षति पहुंचाने लगता है। इसी रोग को मेनिंजाइटिस कहते हैं। और सबसे भीतरी जो झिल्ली होती है पायोमीटर, इस पायोमीटर के अंदर ये मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दिखाया गया है ये मस्तिष्क है, इसके बाद पायोमीटर झिल्ली है, इसके बाद आर्किनोइड झिल्ली है, इसके बाद ड्यूरामीटर झिल्ली है और सबसे ऊपर में खोपड़ी होती है। और ये खोपड़ी क्या करता है, तो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आइए दोस्तों, मस्तिष्क की जैसे कि मूल जानकारी प्राप्त कर ली है, मस्तिष्क की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है और इन तीनों के नाम क्या हैं, तो नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। स्टूडेंट इनको इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं, प्रोसेनसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क को कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मीसेनसेफ्लॉन कहते हैं, पश्च मस्तिष्क को रोवेनसेफ्लॉन कहते हैं। तो इन तीनों मस्तिष्क में सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क का होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क को समझते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, वैसे ही अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, नंबर A थैलेमस, नंबर B हाइपोथैलेमस, नंबर C प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना, सेरिवेलम अलग होता है, सेरेब्रम अलग होता है। तो अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क को और क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेरेब्रम। तो आइए मित्रों, अग्र मस्तिष्क के सबसे पहले भाग थैलेमस को समझते हैं। स्मेल, स्वाद, दर्द, ठंडा, गर्म, स्पर्श महसूस करता है। स्टूडेंट्स इसको एक बार अच्छे समझते हैं। जैसे स्मेल है, आपको स्मेल लगती है तो किसके कारण लगती है, थैलेमस के कारण लगती है। स्वाद लगता है, किसके कारण लगता है, थैलेमस के कारण लगता है। दर्द है, दर्द जो फील करवाता है, महसूस करवाता है, वो थैलेमस करवाता है। ठंडा लगता है, किसके कारण लगता है, थैलेमस के कारण, यानी कि थैलेमस आपको बताता है कि कुछ ठंडा लग रहा है। गर्म लगता है या कोई स्पर्श करता है आपकी त्वचा को, तो एकदम से आपके दिमाग में पहुंचता है कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है पीछे से। तो कैसे पता लगता है, ये आपको थैलेमस सिग्नल देता है। तो स्मेल है, स्वाद है, दर्द है, ठंडा है, गर्म है, स्पर्श करना है, ये सभी महसूस कौन करवाता है, तो थैलेमस करवाता है। अर्थात 5 संवेदी अंगों में से 3 संवेदी अंगों, नाक, जीभ, त्वचा के सिग्नल को समझना थैलेमस का कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 संवेदी अंग होते हैं। 5 संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, तो नाक है, जीभ है, त्वचा है, आँख है, कान है, ये 5 संवेदी अंग होते हैं। और इन 5 संवेदी अंगों में से
तीन संवेदी अंगों को नियंत्रित कौन करता है? तो तीन संवेदी अंगों को थैलेमस नियंत्रित करता है। और तीन संवेदी अंगों में कौन कौन से तीन संवेदी अंगों को? नाक को, जीभ को और त्वचा को थैलेमस नियंत्रित करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, नाक का काम स्मेल सूंघना होता है, जीभ का स्वाद लेना होता है, त्वचा में जैसे दर्द फील हो रहा है, त्वचा में कोई कांटा चुभा रहा है या ठंडा महसूस हो रहा है तो त्वचा के माध्यम से हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है तो त्वचा के माध्यम से हो रहा है, या त्वचा को कोई स्पर्श करता है तो हमें तुरंत पता लगता है कि मुझे कोई स्पर्श करता है। इन सभी के सिग्नल कौन पहुंचाता है? तो थैलेमस पहुंचाता है। बाकी के दो संवेदी अंगों को मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है, उसको हम आगे समझेंगे। तो स्टूडेंट अग्र मस्तिष्क के हम दूसरे भाग को समझते हैं, हाइपोथैलेमस को। तो जैसा कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है या थर्मामीटर ऑफ बॉडी कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहा जाता है और थर्मामीटर ऑफ बॉडी क्यों कहा जाता है? तो इन दोनों को हम स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मनुष्य के अंदर बहुत सारे ग्रंथियां होती हैं और उन सभी ग्रंथियों को एक पीयूष ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इन सभी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब इस पीयूष ग्रंथि को अर्थात मास्टर ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो स्टूडेंट पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और मास्टर ग्रंथि को जो नियंत्रित करेगा उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो सभी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है और पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं हाइपोथैलेमस को। थर्मामीटर ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं इसे? थर्मामीटर बॉडी इसलिए कहते हैं शरीर के ताप का नियंत्रण करती है। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है, ये आपके शरीर का तापमान को नियंत्रण रखता है। तो आगे समझते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण, प्यार, घृणा, भावनाएं इत्यादि को महसूस करवाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको भूख लगती है तो भूख का सिग्नल कौन भेजता है? हाइपोथैलेमस का भेजता है। यानी कि आपको भूख लग रही है, ये कौन महसूस करवाता है? तो हाइपोथैलेमस करवाता है। प्यास लग रही है, इसको हाइपोथैलेमस फीलिंग करवाता है। ताप पर नियंत्रण, आपका शरीर का तापमान जैसा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, आगे क्यों नहीं बढ़ता है या घटता क्यों नहीं है? तो हाइपोथैलेमस आपके पूरे बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रण रखता है। स्टूडेंट प्यार वाली भावनाएं आती हैं, तो प्यार वाली भावनाएं क्यों आती हैं? कौन लाता है? हाइपोथैलेमस लाता है। घृणा वाली भावनाएं होती हैं, तो घृणा वाली भावनाएं कौन लाता है? हाइपोथैलेमस लाता है। भावनाएं अर्थात इमोशन, स्टूडेंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यार वाली भावनाएं, घृणा वाली भावनाएं या इमोशन वाली अर्थात भावनाएं कौन लाता है? तो हाइपोथैलेमस लाता है, अर्थात हाइपोथैलेमस महसूस करवाता है। तो स्टूडेंट भूख है, प्यास है, ताप पर नियंत्रण है, प्यार है, घृणा है, भावनाएं हैं इत्यादि को कौन महसूस करवाता है? तो हाइपोथैलेमस करवाता है और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, थर्मामीटर ऑफ बॉडी कहते हैं। तो स्टूडेंट अग्र मस्तिष्क के हम तीसरे भाग को समझते हैं, नंबर सी, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। रखना, प्रमस्तिष्क को ही इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा लगभग 2/3 भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क का होता है और अग्र मस्तिष्क जो 3 भागों में बटा हुआ है, इन 3 भागों में भी सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। तो सेरेब्रम ओवरऑल पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और कितना होता है? तो 2/3 लगभग भाग प्रमस्तिष्क का ही होता है, अर्थात सेरेब्रम का होता है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है कि बुद्धि का या चतुराई का केंद्र क्या होता है। जैसे कोई बच्चा बहुत चतुर होता है तो वो किसके कारण होता है? प्रमस्तिष्क कारण, उसका प्रमस्तिष्क बहुत स्ट्रांग होता है। यह किसी बात को याद रखने और समझने जैसी एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई बच्चा है बात को समझ रहा है तो कौन नियंत्रित करता है बात को समझने को? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम करता है। और किसी बात को याद रखने वाली स्मरण शक्ति किसको कहते हैं? प्रमस्तिष्क को कहते हैं, सेरेब्रम को कहते हैं।
इसमें दो गोलार्ध होते हैं और उनके बीच की दूरी सल्कस कहलाती है। इस तरीके से दो गोलार्ध हुआ करते हैं और उन दो गोलार्धों के बीच की दूरी जो होती है वो सल्कस कहलाती है। सल्कस के बढ़ने से बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट बच्चे मंद बुद्धि के हुआ करते हैं तो उनका जो सल्कस होता है अर्थात उनके परमस्तिष्क में जो दो गोलार्ध होते हैं उन दोनों गोलार्धों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जब बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं सल्कस की दूरी बढ़ गई है। और सल्कस की दूरी जब बढ़ जाती है तो बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं उनके बीच में जो उनके सल्कस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं। दोनों गोलार्ध एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर राइट हैंड का गोलार्ध है तो आपका लेफ्ट हैंड वाले अंग नियंत्रित करेगा और लेफ्ट हैंड वाला गोलार्ध है तो आपके राइट हैंड वाले अंगों को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क के ये तीनों भाग हो गए, थैलेमस, नंबर बी हाइपोथैलेमस, नंबर सी प्रमस्तिष्क। तो आपका अग्र मस्तिष्क क्लियर हो गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग होता है और इसका बहुत छोटा काम करना होता है। तो स्टूडेंट जो हम आपको 5 संवेदी अंग बताए थे उन 5 संवेदी अंग में से 3 संवेदी अंगों को, त्वचा को, जीभ को और नाक को, ये तीनों संवेदी अंगों को नियंत्रित थैलेमस करता है और बाकी के दोनों संवेदी अंग आँख और कान को नियंत्रित कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क करता है। यह शेष दोनों संवेदी अंगों को, आँख और कान को नियंत्रित करता है। तो आँख का क्या होता है? देखने की क्षमता होती है आँख की। कान की क्या होती है? तो सुनने की क्षमता। अर्थात देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता ये आँख और कान के द्वारा जो किया जाता है, इन दोनों को नियंत्रित कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क करता है। तो स्टूडेंट मध्य मस्तिष्क क्लियर हुआ। अब हम पश्च मस्तिष्क समझेंगे जिसको हिंड ब्रेन भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा जाता है कि हिंड ब्रेन कौन सा होता है? तो पश्च मस्तिष्क ही हिंड ब्रेन होता है। इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर ए सेरिवेलम। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, सेरेब्रम अलग होता है, सेरिवेलम अलग होता है। सेरिवेलम पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो सेरिवेलम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। नंबर बी मेंडुला ऑब्लांगेटा। जी हाँ दोस्तों, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। नंबर सी है पोन्स वेरुलाई। तो ये 3 भागों में पश्च मस्तिष्क को बांटा गया है, अर्थात हिंड ब्रेन को इन 3 भागों में बांटा गया है। नंबर ए सेरिवेलम। सबसे पहले हम सेरिवेलम को समझते हैं। इसको छोटा दिमाग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से छोटा दिमाग किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो सेरिवेलम को छोटा दिमाग कहते हैं। इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जीवन का पेड़ किसे कहते हैं? तो सेरिबेलम को ही जीवन का पेड़ कहते हैं। इसे जीवन का पेड़ कहते हैं। तो जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और बोलने को नियंत्रित करता है। जैसे कि इंसान को कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये कौन बताता है? तो सेरिबेलम बताता है। तभी इंसान को कहाँ बोलना होता है, कितना बोलना होता है, उसी प्रकार से इंसान अपने आप को प्रयोग करता है। तो बोलने की शक्ति को सेरिबेलम नियंत्रित करता है। मांसपेशीय संकुचन को भी नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, जो मांसपेशियों का संकुचन होता है अर्थात मसल मूवमेंट होता है, इनको नियंत्रित कौन करता है? तो मसल मूवमेंट को भी सेरिबेलम ही नियंत्रित करता है। एल्कोहल सेरिबेलम और थैलेमस को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, जो एल्कोहल होती है, जो वाइन होती है, जो शराब होती है, वो मस्तिष्क के 2 भागों को प्रभावित करती है, एक सेरिबेलम और दूसरा थैलेमस। इन दोनों को ही प्रभावित करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी इंसान अल्कोहल पिया हुआ होता है, वाइन पिया हुआ होता है, तो वो क्या करता है? उसके शरीर का संतुलन नहीं होता है, क्योंकि शरीर का संतुलन कौन रखता है? सेरिबेलम रखता है और अल्कोहल ने पहले से ही प्रभावित सेरिबेलम को कर दिया है। तो इंसान अपने संतुलन में नहीं रहता है और बोलने की शक्ति बहुत हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो दारू पी लेता है वो बहुत बोलने लगता है। तो अभी आपको बताए थे सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम बोलने को भी नियंत्रित करता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, क्योंकि बोलने की शक्ति को नियंत्रित करता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम को तो पहले ही अल्कोहल ने प्रभावित कर दिया है। और जो अल्कोहल पिया हुआ होता है उसके मांसपेशीय संकुचन भी अच्छा नहीं रहता है, अर्थात मसल मूवमेंट भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। अगर वो एक तरफ देखता है तो देखता ही रहता है। वो सब इसीलिए होता है क्योंकि सेरिबेलम को इफेक्टेड कर देता है और थैलेमस को भी इफेक्टेड करता है। तो थैलेमस के क्या काम थे स्टूडेंट? जैसा कि आपको बताए थे, स्मेल को महसूस करवाना। तो जो दारू पी लेता है
वो स्मेल को क्यों नहीं महसूस कर पाता? क्योंकि एल्कोहल ने थैलेमस को प्रभावित कर दिया है। उसके बाद अगर थप्पड़ मारते हैं तो उसको दर्द भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि दर्द को महसूस कौन करता है? थैलेमस दर्द को महसूस करवाता है। तो स्टूडेंट, जो एल्कोहल होता है वो सेरिबेलम और थैलेमस को प्रभावित कर देता है। पश्चिम मस्तिष्क में नंबर वी है पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई का क्या कार्य होता है स्टूडेंट? श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, श्वसन क्रिया को नहीं, श्वसन तंत्र को। जौन जौन से अंग श्वसन क्रिया को करते हैं उन सभी अंगों को मिला के श्वसन तंत्र बनता है। तो श्वसन तंत्र को नियंत्रित कौन करता है? श्वसन तंत्र को पोन्स वेरुलाई नियंत्रित करता है। यह रिले सिग्नल का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर भी सिग्नल दिखाए जाते हैं, उसी तरीके से रिले सिग्नल का काम कौन करता है? तो रिले सिग्नल का काम पोन्स वेरुलाई करता है आपके मस्तिष्क में। नंबर सी है मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पीछे का मस्तिष्क कौन सा होता है? तो सबसे पीछे का मस्तिष्क मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। स्टूडेंट, अभी हम आगे आपको एक फिगर दिखाएंगे, उस फिगर के माध्यम से सभी अंगों को समझाएंगे, मस्तिष्क के सभी अंगों को समझाएंगे। तो स्टूडेंट, मेंडुला ऑब्लांगेटा को समझते हैं। मेंडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क में सबसे पीछे, जिसको हम नीचे भी कह सकते हैं, का हिस्सा होता है। अर्थात सबसे पीछे का हिस्सा होता है या सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ये कह सकते हैं। यह मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा सबसे नीचे का हिस्सा होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है स्टूडेंट, यह सभी अनैच्छिक क्रियाओं को करवाता है। तो सभी अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो सभी अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है उत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया। स्टूडेंट, जितनी भी क्रियाएं होती हैं आपके शरीर में, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है। रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, इसको कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। हृदय धड़कन है, मतलब दिल धड़कता है जो, उस धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है। जैसे रक्तदाब है, श्वसन की क्रिया है, श्वसन क्रिया ऑटोमेटिक होती है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पाचन की क्रिया होती है, आप सिर्फ खाना खाओगे, उसके बाद पाचन क्रिया तो अपने आप होगी। जिस पर आपका नियंत्रण ना हो उसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, यानी कि आपकी इच्छा इस पर कोई निर्भर नहीं करती है। और क्या कार्य होता है? और सभी ऐच्छिक क्रियाओं को, तो जैसे कि स्टूडेंट आपकी इच्छा के अनुसार जो क्रिया होती हैं उन पर भी यही नियंत्रण करता है। तो आपकी इच्छा के अनुसार कौन कौन सी क्रिया हो सकती है? जैसे छींकना, तो स्टूडेंट आप चाहो तो छींक सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं छींक सकते हो, रोक भी सकते हो। हिचकी लेना चाहो तो आज स्टूडेंट आप रोक सकते हो। आंखों का झपकाना, तो स्टूडेंट आंखों का झपकाना भी आप रोक सकते हो। डकारना है, ये सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कही जाती हैं, यानी कि आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो, ऐसी सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कही जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका मेंडुला ऑब्लांगेटा पूरा हुआ है। पश्चिम मस्तिष्क को भी हमने समझ लिया है। तो स्टूडेंट, ये आपका मस्तिष्क क्लियर हो गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटे थे, नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क क्लियर हो गया है। अब हम मेरुरज्जु को समझते हैं, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड को समझते हैं। इसको हिंदी में और क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में और सुषुम्ना कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है सुषुम्ना किसे कहते हैं? तो मेरुरज्जु को सुषुम्ना कहते हैं। तो इसको समझते हैं। इसको द्वितीयक मस्तिष्क अर्थात सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीयक मस्तिष्क किसे कहते हैं या सेकेंडरी ब्रेन किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी ब्रेन मेरुरज्जु को कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हम फिगर में, जैसा कि ऊपर फिगर दिखाया गया है, इन फिगर में हम समझाएंगे कौन कहाँ पर होता है। इससे पहले हम मेरुरज्जु को समझ लें। तो स्टूडेंट, इसमें 31 पेयर मतलब लगभग 62 एक्टिव नर्व होती हैं। मतलब एक्टिव नर्व का मतलब है कि एक्टिव नसें होती हैं जो कार्य करती हैं। और आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, आपके गले के पास बहुत सारी नसें होती हैं। इसका मुख्य कार्य, जी हाँ दोस्तों, बहुत पूछा जाता है कि मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करता है। तो इससे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीयक ब्रेन किसे कहते हैं, अर्थात सेकेंडरी ब्रेन किसे कहते हैं? तो मेरुरज्जु को कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया ही इसका कार्य होता है। तो स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि किसी ने एकदम से थप्पड़ मारा आपके, तो आप तुरंत क्या करते हो? तुरंत क्या करोगे? एकदम से ये आपको कौन बताएगा? ये मेरुरज्जु बताएगा। तो जो भी क्रिया हुई है उसके लिए प्रतिक्रिया करवाना मेरुरज्जु का कार्य होता है। थोड़ा सा इसको हम फिगर में समझते हैं कि कौन कहाँ पर है। तो आइए दोस्तों, हम मस्तिष्क के जो फिगर बना हुआ है
इसमें समझाने का प्रयास करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको ये बड़ा पार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा इतना पार्ट, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं और इसी अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। इस अग्र मस्तिष्क में जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरेब्रम को। और सेरेब्रम स्टूडेंट ये पूरा बड़ा भाग सेरेब्रम है। उसके बाद आपको ये छोटा सा भाग दिख रहा होगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और एक छोटा सा भाग दिख रहा होगा ये वाला, इसको थैलेमस कहते हैं। तो ये पूरा अग्रभाग होता है, अग्र मस्तिष्क होता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूरा बड़ा भाग सेरेब्रम में, उसके बाद में हाइपोथैलेमस में, उसके बाद थैलेमस में। तो स्टूडेंट ये अग्र मस्तिष्क हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। स्टूडेंट जैसा कि आपको बता रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इतना छोटा भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है। और मध्य मस्तिष्क के पास ही एक ग्लैंड होता है, अर्थात एक ग्रंथि होती है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क के पास में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो जैसा कि आपने देखा, अग्र मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है और 3 पार्टों में बटा होता है। मध्य मस्तिष्क एक छोटा सा भाग होता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये किस किस भाग में बटा होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये पोन्स वेरुलाई होता है। ये स्टूडेंट ये वाला भाग पोन्स वेरुलाई है। उसके बाद ये वाला भाग स्टूडेंट मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है। और ये पीछे वाला जो भाग है ये वाला, इसको सेरिबेलम कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको बता दें, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? तो इन तीनों को मिलाकर पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। और इसके नीचे वाला भाग आपको स्टूडेंट ये दिख रहा होगा, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, सेरिबेलम को, पोन्स वेरुलाई को, इन तीनों को मिला के पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। ये छोटा सा मध्य मस्तिष्क होता है और ये पूरा इतना बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। स्टूडेंट इसमें आपको थोड़ा सा और बता दें, मध्य मस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इन तीनों भाग को मिला के ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट कभी पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, तो ब्रेन स्टेम मध्य मस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इन तीनों भागों को ब्रेन स्टेम कहते हैं। और पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और सेरिबेलम, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो इन तीनों को पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आप ये फिगर बहुत अच्छे समझ गए होंगे और पूरा तंत्र का तंत्र बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।